नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आप सबका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको होम्योपैथिक की एक ऐसी दवा से परिचित कराऊंगा कि अगर आपके शरीर के अंदर कोई रोग है और उस रोग की सही दवा आपको डॉक्टर दे रहे हैं, फिर भी रोग ठीक होने का नाम नहीं लेता, तो ये रुकावट कहाँ आती है और इस रुकावट को हटाए बिना रोगी ठीक नहीं होता। इस रुकावट को हटाने के लिए, इस तरह की रुकावटों को हटाने के लिए हमें एक तो सल्फर का सहारा लेना होता है बीच बीच में, और भी एक दो दवा का लेना पड़ता है। ठीक इसी तरह अभी जो मैं वीडियो दे रहा हूँ OPM 200 का, इसका सहारा लेना पड़ता है। तो बीच बीच में ये लेते रहो, जिसके लक्षण अधिक मिलते हैं वो लेते रहो। मान लीजिए रोगी का आप इलाज कर रहे हैं, इलाज करते करते ये जब उसके रोग लक्षण लेते हैं, दवाई सही दे रहे हैं, काम नहीं करती है, तो रोगी को और कुरेदना चाहिए। कुरेदने का मतलब क्या हुआ? जैसे एक बेरी के वृक्ष के ऊपर बेर खूब लगते हैं, तो आप उसकी टहनी को जो हिलाएंगे, झटके देंगे, जो बेर नीचे आके गिरेंगे। अगर आप 2 झटके देंगे तो 10-20 बेर गिरेंगे। ज़्यादा देर तक आप मेहनत करेंगे, झटके देते रहेंगे, तो बेरों का नीचे ढेर लग जाएगा। आप भी खाएं, आपका परिवार भी खाए, आपके दोस्त भी खाएं, बाकी मार्केट में। ठीक इसी तरह रोगी को जब दवा काम नहीं करती है तो चिकित्सक को झकझोरना चाहिए और उससे उसके पिता का, उसके दादा का और दादा से परदादा का, इसके आगे का नहीं मिल पाता, या उसकी माँ के पक्ष के ननियाल वाले, उनमें से ढूंढना चाहिए कि जो स्वर्गवासी हो गए वो किस किस बीमारी से हुए। हालांकि उस वक़्त इतनी जांचें नहीं थी, पता नहीं चल पाता था कि रोगी टीबी से मरा या ब्रोंकाइटिस से मरा या अस्थमा से मरा, फिर भी पता लग ही जाता है कि मेरे नाना जी, दादाजी जो भी हैं, इतना याद है कि वो बैठे रहते थे, हाँफते रहते थे, कफ सूंघते रहते थे एक डिबिया के अंदर मिट्टी भरी हुई में। तो इन सब से ही ये लगा लेना चाहिए कि वो या तो टीबी से ग्रसित रहे या बहुत लंबी खांसी से ग्रसित रहे या अस्थमा से ग्रसित रहे। तो उनको एक खुराक ट्यूबरकुलिनम की, इस तरह का जो रोगी है जो ठीक नहीं हो पा रहा है, जो आपको इस तरह के लक्षण दे रहा है, ट्यूबरकुलिनम 1000 की उसको देनी चाहिए।
फिर आपकी दी हुई दवा अपने आप काम करने लग जाएगी। इसीलिए होम्योपैथी एक ऐसा तिलिस्म है कि अभिमन्यु ने कहा कि मैं व्यू चक्र तोड़ना तो सीख गया, मैं उसे तोड़ तो दूंगा अंदर घुस के, लेकिन मैं बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि जब मेरे पापा मम्मी को व्यू चक्र के बारे में समझा रहे थे तो मैं गर्भ में था और मैंने उन्होंने जो समझाया वो मैंने समझा। और मेरी माँ की आँख लग गई तो फिर वो भी सो गए। तो बाहर निकलने का जो वो बताते हैं, तब पांडवों ने कहा ठीक है, अब जैसा भी है व्यू चक्र तो तोड़ना ही है। और अभिमन्यु ने व्यू चक्र को तोड़ा, खूब घोर संग्राम हुआ, लेकिन वही बात है कि वो निकल नहीं पाया। इसी तरह होम्योपैथिक के अंदर हर दवा के अंदर एक न एक व्यू चक्र होता है। अभी ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपका उससे सामना हो, कोई का होता है, प्राय रोगियों से नहीं होता है, जो रूटीन के तौर पे जो मेडिसिन देते हैं ठीक हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने पीछे इतिहास को लिए घूमते हैं, तो वो जो अपनी पोटली में अपना इतिहास लेके घूमते हैं, तो उनके इतिहास के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उनको खंगालना पड़ता है, और उनको खंगालने से वो आपको सुराग मिल जाता है। तो होम्योपैथिक एक ऐसी चिकित्सा है जिसके अंदर ये नियम बनाया गया है, आयुर्वेदिक में नहीं है, यूनानी का मुझे पक्का मालूम नहीं, लेकिन शायद ही है, अन्य चिकित्सा पद्धतियों में नहीं, कि रोगी घर आके कहे कि मैं गया तो डॉक्टर को दिखाने और वो दादा परदादाओं की बात पूछने लग गया। मूर्ख डॉक्टर है, पैसे लग गए बेकार। दादाजी का पूछने लग गया, दादी जी का पूछने लग गया, पापा का पूछने लग गया, तो या तो वो जाता ही नहीं है, उसके बाद चला गया तो ठीक होता है। अब उसे क्या पता कि ये पूछना क्यों ज़रूरी है। ओपीएम जब दवा काम करते करते बीच के अंदर स्लो पड़ जाती है, तो एक खुराक ओपीएम की दे देनी चाहिए, उस दिन और कोई दवा नहीं दें, फिर वापस अगले दिन से वो दवा दें तो वो अपना काम करने लग जाएगी। जो बीच में रुकावट आई है उसे हटाने की शक्ति ओपीएम के अंदर है। अब आप ये कहो कि बीच बीच में नक्सवोमिका दे दें, तो उससे नहीं हटेगी, सल्फर से हटेगी। और जो नोसोड हैं, मेडोरिनम हैं, ट्यूबरकुलिनम है, बेसिलिनम है,
जितने ये नोसोड हैं वो देने से ये बाधाएं हटती है। अब जिस रोगी के अंदर जिस नोसोड की आवश्यकता है, अब ऐसे इतिहास होम्योपैथिक में मिलेंगे कि मेरे दर्द है पीठ के अंदर और आज से 30 साल पुराना है, तो आम चिकित्सा वालों को इससे कोई लेना देना नहीं। 30 साल पुराना दर्द है, 30 साल पहले कैसे हो गया था कि मैं घोड़े से गिर गया था, तो उसको कोई तवज्जो नहीं दी जाती। होम्योपैथिक में अगर ये लक्षण रोगी कहता है कि 30 साल पहले या 50 साल पहले जब कार मोटरें नहीं थी तो मैं घुड़सवारी से कहीं जा रहा था तो मैं गिर पड़ा, तत्पश्चात मेरे को ये तकलीफ़ पीठ का दर्द हुई और मैंने दुनिया भर की दवाइयाँ अच्छे अच्छे वैद्यों की, हकीमों की खा ली, बाकी मेरा ये दर्द नहीं गया। और आज मुझे पीठ दर्द के अलावा इसको तो गई बात से दुखता रहता है, जब इतने बरस दुख गया तो और दुखता रहेगा। लेकिन आज मुझे जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है 15 दिन से 20 दिन से खांसी चलने की, और खांसी की जितनी भी दवाइयाँ हैं होम्योपैथिक की वो सब काम में ली और भी ली, लेकिन खांसी ठीक नहीं हो रही। मेरे मन में चिंता है, अगर मैं एलोपैथी के डॉक्टर को ज़्यादा दबाव दूंगा तो चेस्ट का एक्सरे कराएगा, टीबी घोषित कर देगा, लंबे इलाज में मेरे को डाल देगा। इस तरह के बहुत रोगी आते हैं अपना इतिहास साथ में लेकर के, तो ये व्यवस्था सिर्फ एक होम्योपैथिक में है और कोई चिकित्सा पद्धति में नहीं। अगर है तो मुझे बताएं, मैं उनका सम्मान करूँगा। तो इस तरह का जो रोगी होता है तो उसके इतिहास के अंदर यही आता है कि उसकी खांसी चिपक गई, जम गई। अगर उसको जिस तरह अपन स्टाम्प पेपर के ऊपर स्टाम्प चिपकाते हैं या स्टिकर चिपकाते हैं, तो जैसे ही स्टिकर चिपकाया अपने दिमाग में आया कि ये गलत है स्टिकर, उसी समय हटा दो तो वो हट जाएगा। और स्टिकर को लगाने के बाद अंगूठे से आपने दबा दिया उसको, तो फिर वो नहीं हटेगा, कागज़ फटेगा, सबूत छोड़ के जाएगा कि इसको यहाँ से हटाया गया है। तो उसको इतना चिपकने ही मत दो, उसके पहले ही हटा दो और दूसरा लगा दो। तो करीब करीब वो रोगी बड़ी बीमारी की ओर बढ़ता जाए, उससे पहले ही उसको ट्यूबरकुलिनम दे करके, और जो बड़ी बीमारी टीबी की होती है उसके घेरे से रोगी को निकाला जाए कि ये ठीक हो या न हो, लेकिन इसको आगे जाके टीबी ना बने। इसलिए ट्यूबरकुलिनम 1000, 10,000, 1,00,000 एक खुराक दें। वैसे 1000 भी बहुत होती है, कोई ऐसी बात नहीं, कोई नुकसान नहीं करती। 10,000 भी दे तो भी, और 2-3 दिन के लिए वो जो दवा खा रहा है उसको बंद कर दी जाए और फिर उसी दवा को वापस शुरू कर दें
तो बहुत फास्ट रिजल्ट आएंगे और वो रोगी जो 2-3 महीने में आपकी दवाओं से चंगा नहीं हुआ, उन्हीं दवाओं से वो चंगा हो जाएगा, क्योंकि उसका जो धातु बिगड़ा हुआ था वो वहाँ से हट गया। वो वहाँ से हटने से जो कफ चिपका हुआ था, तो कोई चीज़ चिपक जाती है और अंगुलियों से नहीं हटती है, तो फिर कोई अपन उसको हटाने के लिए कोई चाकू का या कोई तीखी चीज़ का ऐसे सहारा लेके, जैसे पेड़ के ऊपर चिपका हुआ गोंद होता है, जब वो हाथ में नहीं आता तो चाकू से यूँ करके उसको निकालते हैं। तो ट्यूबरकुलिनम देने से वो ही काम ट्यूबरकुलिनम अंदर जाके बॉडी में करती है। जो जितने फालतू के कारण अपना घर बना के बैठे थे कि यहाँ बहुत पौल है, मुफ्त में अच्छा खाने को मिलता है, पीने को मिलता है, तो ऐसे घर को छोड़ के कौन रोक जाएगा? नहीं जाएगा। वो चिपके बैठे रहते हैं, कोई कफ के रूप में बैठा रहता है, कोई खराब रक्त लिए बैठा रहता है, कोई कैसे ही। तो ट्यूबरकुलिनम उन सबको वहाँ से हिला देता है खुरेच के, और खुरेचना शुरू करते ही अब वो देखें कि बेघर हो गए, कहाँ जाएं, नहीं तो मरेंगे। तो कफ के द्वारा श्लेष्मा का रूप लेकर के वो विकार जो है ब्रोंकाइटिस के, वो 5-7 दिन के अंदर निकल जाता है, छाती हल्की हो जाती है, मंद बुखार है वो ठीक हो जाता है, और आपकी दवा से रोगी ठीक होता है, और फिर ज़िंदगी के अंदर उसको टीबी नहीं होती। उस तक का भी बंदोबस्त जो आपने बीच में ट्यूबरकुलिनम दी है वो कर देती है। तो ये एक ऐसी व्यवस्था है, इसके बारे में रोगियों को पता नहीं है कि इस तरह भी होता है। डॉक्टर सब जानते हैं, ये नहीं कि नहीं जानते, सब जानते हैं, लेकिन नौसोट्स को इतना काम में नहीं लेते जितना लेना चाहिए। अगर नौसोट्स को अधिक से अधिक काम में बीच बीच में सही जगह लेते रहे तो रोग की अवधि 25% ही रह जाती है। लेकिन ये मतलब नहीं कि बिना वजह ही आप दे दो किसी को नौसोट, वो भी गलत हो जाता है। तो मैं आज आपको ओपीएम के बारे में बताता हूँ। ओपीएम जो अफीम होती है उसको अंग्रेजी में ओपीएम कहते हैं। किसी व्यक्ति को कितना भी बड़ा रोग क्यों ना हो जाए, लेकिन उस रोग के कारण होने वाली परेशानियों के बारे में रोगी को कुछ महसूस नहीं होता। वो अपने सारे काम साधारण दिनों की तरह कर लेता है, और उस समय उसके इन्हीं ही लक्षणों को देखकर ओपीएम औषधि देना बहुत उपयोगी साबित होता है। इसके अलावा ये औषधि मल द्वार या मूत्र द्वार की कमजोरी के कारण मल का न आना, पेशाब का न आना, पेट का फूल जाना में चमत्कारिक असर दिखाती है। विभिन्न रोगों के लक्षणों के आधार पर ओपीएम औषधि से होने वाले लाभ। सिर के लक्षणों में बूढ़े लोगों को अपना सिर काफ़ी हल्का महसूस होता है।
सिर का बहुत ज़्यादा भारी सा लगना भी महसूस होता है। सिर घूमने के कारण चक्कर आते हैं। सिर के पीछे के हिस्से में दर्द होना, रोगी को अपने सिर में इतनी तेज़ी से दर्द महसूस होना जैसे कि सिर पे अभी फट जाएगा। याददाश्त का कम हो जाना। कोई बोलता रहता है लेकिन रोगी को उसकी बात समझ में नहीं आती। इस तरह के लक्षण में अगर किसी रोगी में लक्षण हो तो ओपीएम का 2-3 खुराक का प्रयोग कराया जाए तो उसके लिए काफ़ी लाभदायक होता है। मानसिक स्थिति के अंदर रोगी को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। याददाश्त का पूरी तरह से खो जाना याददाश्ती। अब आयुर्वेद के अंदर याददाश्ती को बढ़ाने के लिए ब्राह्मी, शंखपुष्पी, मालकांगनी, बादाम, सर्पगंधा इस तरह की या तो ठंडाई बना के पिलाते हैं और भी कुछ जो चीज़ें हैं कीमती ड्राई फ्रूट्स जो मेमोरी को बढ़ाते हैं तो वो खिलानी पड़ती है। तो उनको रोज़ लाना, ताज़ा जड़ी बूटियों को घोट के ठंडाई करके बना के पिलाना करना। ब्राह्मी को पिलाते हैं घोट के। ब्राह्मी के संग पुष्प भी डाल देते हैं। थोड़ी सी ब्राह्मी, थोड़ी सी शंख पुष्पी, 4 इलायची, 6 दाने काली मिर्च के, 5 बादाम, 2 दाने केसर के, इनको खूब घोट के और गाय के कच्चे दूध के अंदर इनकी लस्सी बना करके और मिश्री डाल करके सुबह सुबह महीना भर पीने से एक तो शरीर में तरावट आएगी, एक याददाश्त बढ़ेगी। लेकिन सवाल ये कि अब 1 महीना तक कौन सिलबट्टे पे रगड़े। चलो सिलबट्टा भी छोड़ दो आप, मिक्सी के अंदर भी 2-3 दिन में घर की औरतें भी कहती कि इनसे कुछ नहीं होना करना है, काहे का लफड़ा कर रखा है। क्योंकि आजकल वक्त ऐसा है कि समय पे चाय, समय पे खाना हो जाए तो बहुत है। हर एक को आज़ादी चाहिए, काम को करने से काम होता है। सब आराम करना चाहते हैं खाना खाने के बाद। पहले खाना खाने के बाद हम लोग बैठ करके अकाउंट्स का काम करते थे कि भी खाना खा लिया। खाना खाना ज़रूरी है और उसके 2.5-3 घंटे तक अकाउंट्स करते थे या पढ़ाई करते थे, जो भी है। आजकल एक सिस्टम ये चल गया कि खाना खाते ही थोड़ा रेस्ट करेंगे। अब 50 साल के बाद वाले तो उनको सबको बहाना मिल जाता है, हम रिटायर्ड होने वाले हैं या हो गए हैं, इसलिए हमारे काम क्या है, रोटी खा के सो जाते हैं, आराम से 2-3 घंटा सोते हैं, फिर शाम को गपशप लगाते हैं, फिर सो जाते हैं। तो खाया पिया और सोया, ये कोई इंसानियत की पहचान नहीं, इंसान की ज़िंदगी नहीं। अगर वो निरोगा है तो, अगर उसे कोई तकलीफ़ है वो एक अलग बात है। अच्छे निरोगे और स्वस्थ आदमी, गाँवों के अंदर जो हालात ख़राब हुए हैं उतने हालात शहर में नहीं हुए। गाँव के लोगों के पास किसानी का काम, उसके बाद गाँव के अंदर आजकल जो सिस्टम चला है, हर एक गांव के अंदर आपको आदमी मिले या नहीं मिले,
बाकी चाय की दुकान ज़रूर मिलेगी, छोटी सी बॉडी मिलो बाकी मिलेगी। मतलब आपका सत्यानाश करने के लिए हर जगह सामान उपलब्ध मिलेगा। जंगल के अंदर भी देसी दारू का ठेका मिल जाएगा, क्योंकि आपको बर्बाद करना है। तो आपको बर्बाद करने वाली चीज़ें आपको बहुत जल्दी और बहुत आसानी से मिल जाती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आदमी को 5-10 मिनट रेस्ट कर लो उम्र के हिसाब से और काम करो। अब जैसे मजदूर हैं, खाना खाने के बाद 10 मिनट थोड़ा लेट करके और फिर है जो सिर पे बोझ रख करके अपने कार्य में लग जाते हैं। और सभ्य परिवारों में ये कहा जाता है कि खाना खाने के बाद मेहनती काम नहीं करना चाहिए कि 2-3 घंटा। अब वो मजदूर अगर नहीं करेगा मेहनती काम तो खाएगा क्या वो? तो ये चीज़ दिमाग में नहीं रखनी चाहिए। जिस काम को जिस समय आपको अंजाम देना है उसको देना चाहिए और नियमित रूप से अपना काम करते रहना चाहिए। मेमोरी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है ओपीएम के पेशेंट को, क्योंकि ओपीएम का सेवन क्रूड के अंदर अगर करते हैं तो उसका असर है जो मस्तिष्क पे होता है। मस्तिष्क पे होने के बाद वो नशा पैदा करता है और वो नशा पैदा करने से दिमाग की जो नसें आपकी वो नसें अपने काम में लगी रहती है, उन सबको वो सुला देता है। दिमाग की जितनी भी नसें हैं उनको सुला देता है, यानी कि उनको रिलैक्स वो नशा कर देता है। और वो रिलैक्स होने से आदमी अच्छा महसूस करता है, नींद आती है और उसकी तबीयत लगती है। तो इस तरह से वो अफीम का खाने का आदी बन जाता है। अफीम का रंग काला होता है। अफीम ये कहती है कि अगर तुम मेरे को सेवन करते हो तो अगर तुमने ऊपर खुराक नहीं खाई मेरे के लिए, मेरे को लेने के बाद अगर तुमने खुराक नहीं खाई तो जेड़ा रंग मेरा है काला, वो का वो रंग मैं तुम्हारा कर दूंगी। आदमी को सूखा करके काला कोयला की तरह करके और तड़पा तड़पा के मार देती है। जितने अफीम खाने वाले मजदूर लोग हैं उनको मैंने प्रत्यक्ष में देखा है। मैं पहले घूमने जाता था जंगल में, तो वहाँ 2-4 भील थे, तो वो वहाँ से शहर में रोज़ आते थे। अब उनके पास, ये बात है 30-40-20-30 साल पहले की, उनके पास ज़्यादा पैसे होते ही नहीं थे। तो अफीम जब नहीं मिली तो उन लोगों ने अफीम के जो डोडे होते हैं वो बिकते हैं, वो सरेआम बिकते हैं बाज़ार में, तो वो डोडे खरीद के ले आते हैं। तो जो चीज़ अपन किसी चीज़ बर्तन में रखते हैं वो जब तक बर्तन को साफ नहीं करते हैं तब तक कोई भी उस बर्तन को सूंघ के बता सकता है कि भी इस बर्तन में रखी हुई चीज़ तेल थी, घी थी, हलवा था या क्या था, खुशबू से बता सकते हैं। तो इसी तरह अफीम के जो डोडे होते हैं
उनका बीज निकलने के बाद जो डोडे होते हैं उनमें डोडे के अंदर से ही अफीम निकल जाता है चीरा लगने के बाद में। तो वो तो सब है जो किसान समेट लेते हैं। फिर भी कितना भी समेटें उनका कुछ अंश 10-5% उन डोडों में होता है। अब उनका करे भी क्या, बेचेंगे। तो वो लोग जो अफीम नहीं खरीद सकते, पैसा नहीं है इतना, तो वो डोडे सस्ती मिलते हैं और हर जगह मिलते हैं, वो खरीद के ले आते हैं। और इतने से डोडे एक आदमी पानी के अंदर बॉईल करके खूब और उसको छान करके डोडों को फेंक देते हैं और वो पानी पी लेते हैं। तो आप ये देखो, 1 रुपया नहीं तो 4 आना नशा तो आ गया बहुत कम पैसों में। तो वो इसी के इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि खाना खाएं या न खाएं, पहनने को कपड़ा है या नहीं है, मौसम ख़राब हो रहा है या अच्छा, इससे कोई लेना देना नहीं। उसके पाँव जैसे मायखाने में जाते पड़ते हैं वैसे ही डोडे वाले की दुकान पे पहुंच जाते हैं वो, और ख़रीद के अपने इतने किलोमीटर गए, इतने किलोमीटर आए और उबाल के और पी के खा पी के सो जाते हैं। ये होता है अफीम का नशा। इसके नशे के अंदर एक तरह का सरूर पैदा होता है। जब दिमाग की नसें शांत होती है तो उस आदमी की नसें कल्पनाओं के अंदर सोचने लगती है। जो चिंताएं उसके दिमाग में थी वो एक बार तो वहाँ से हट जाती है और आदमी अपने मन के अंदर कल्पना में लेटा सुख का अनुभव करता है। देखो, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो आप ये मत कहना कि ये कोई सुनी सुनाई बात बता रहा है। हम सुनी सुनाई बात नहीं बताते, हमने खुद ने सेवन करके देखा है क्या होता है, कैसे होता है। तो उसके दिमाग में ठीक है, पहले जो चिंता थी कि किसी का 20 रुपया उधार लिया, देना कहाँ से देंगे, वो चिंता वहाँ से हट करके वहाँ आती है, दे देंगे उसको पैसे, अपने को खाना नहीं है, उससे गुजारिश करेंगे 2-5-10 दिन और रुक जाएगा। इस तरह के ख्याल उसके दिमाग में बनते हैं और मस्त हो जाता है। ये आदमी की एंजाइटी को ख़त्म करता है और भूख को बढ़ाता है। अगर इसको इसकी मात्रा के हिसाब से कभी कभी लें तो, नहीं तो ये इतना खतरनाक होता है कि इसका रंग काला है तो आदमी को बिल्कुल सुखा के काला करके मार देता है। होम्योपैथिक में उल्टा होता है। तो जो तकलीफ़ें अफीम खाने से शरीर के अंदर पैदा होती है, बीमारियां, उन सब बीमारियों को ठीक करने के लिए शक्तिकृत अफीम से बना हुआ ओपीएम खिलाने से आराम मिलता है। मसलन सबसे बड़ा इसको खाने से दोष होता है कब्जियत का। काले रंग का दस्त आता है, भेड़ की मेंगनी की तरह एक एक पीस में निकलता है, बहुत देर तक कमोड पे बैठा रहता है, एक बार में पेट क्लियर नहीं होता, मल न तो नीचे निकल पाता है न ऊपर निकल पाता है, रेक्टम से 2 इंच ऊपर पड़ा रहता है।
तो बड़ा अटपटा लगता है, फिर जाता है, फिर आता है। इस तरह 2-3 दफ़े मकसद करने के बाद में जाके पेट क्लियर होता है। ऐसी घोर कब्जी ओपीएम में होती है। कभी पेट साफ नहीं होता। तो इस तरह की जिनको कब्जी है वो हफ्ते में 2-3 खुराक ओपीएम 200 की लें रात को, या ओपीएम 30 पोटेंसी और नेट्रम म्यूट 30 पोटेंसी, दोनों को अदल बदल करके या फिर दोनों को मिला करके दिन में 3-4 बार लें। पेशेंस से काफ़ी समय तक लें, महीना 2 महीना, तो धीरे धीरे वो मैंगनी बनना बंद हो जाएगा और कब्जियत दूर हो जाएगी। और ये जो गलत आदत है इसको छोड़नी होगी। बाकी इसका मादक जो नशा होता है वो आदमी छोड़ना नहीं चाहता। इसका रोगी कल्पनाओं में उठता है। अपने घर में रहते हुए भी उसको यूँ लगता है कि वो घर पर नहीं है। कभी कभी अपने आप ही गाने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है, फिर सो गया तो सो गया। इस तरह के उसके विचार होते हैं। तो इस तरह के रोगियों को ओपीएम देने से उनको लाभ होता है। हमारे यहाँ अफीम बहुत पैदा होता है, तो 2 मिनट आपका थोड़ा मनोरंजन भी होगा, क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा आ गया मेरे हाथ में, मैं क्या करूं। यहाँ बहुत लोग अफीम का सेवन करते थे आज से 40-50 साल पहले, अब नहीं करते। अब मिलती नहीं है तो बेचारे कहाँ से करेंगे। तो उस वक़्त 2 अफीम की बढ़िया प्योर अफीम आती थी उस वक़्त, उसको गला करके शुद्ध करके और बाकायदा पिया करते थे। तो 2 अफीमची थे, दोनों मित्र थे, उन्होंने डट के पी ली। कभी अब घर चलो, गर्मी का थोड़ा टाइम था, तो बाज़ारों में सुबह भीड़ ज़्यादा होती है, शाम को भीड़ ज़्यादा होती है। दिन में तेज़ गर्मी के अंदर भीड़ कम हो जाती है। तो यहाँ जो मेन मार्केट है वो बहुत कंजस्टेड है। उसको चौगान गेट दरवाजे बोलते हैं। 4 दरवाजे हैं जो भीतरी शहर को मिलाते हैं, और भीतरी शहर ही असली शहर है। बाहर बसावट अलग हो गई, राजा महाराजाओं की भीतरी शहर में ही हवेलियाँ। तो वो दोनों जब उनको उस बाज़ार में से जाना था, तो एक ने कहा कि यार दोस्त कहाँ, कि ये सामने दरवाज़ा गेट हैं 4 बने हुए। तो वो गेट से 50 कदम इधर खड़े हो गए, गले में हाथ डाल लिया। अब भीड़ भाड़ के अंदर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और वो दोनों गले में हाथ डाले धीरे धीरे चल रहे हैं। तो एक बड़ा अटपटा लगता है, तो लोग समझ गए कि ये नशा पता करके आए होंगे, जाने दो, इस तरह जाते रहते हैं। क्या दोस्त कहाँ, कि ये दरवाज़ा है, अपने से टकरा जाएंगे। कहाँ, मुझको भी ऐसा ही लगता है। कि क्या उपाय हो, कि बस थोड़ा नीचे झुक जाएं और झुक करके चलें, तो फिर ये कहाँ से टकराएगा। ये बात भी ठीक है। तो दोनों ऐसे झुक गए। लोग बाग देखे ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है।
अब झुक करके चले तो थोड़ी देर बाद एक दोस्त ने कहा कि यार अपन झुक तो गए, अरे दरवाज़ा भी नज़दीक आ गया, बाकी टकराएंगे और सिर फूटेगा अपना, तो कब क्या करें? करें क्या? स्कूल में मुर्गा बनते थे, ऐसे बन करके और धीरे धीरे चलें, फिर कहाँ से टकराएगा? तो वो मुर्गा बन के चलें तो लोग हंसें। अब वो गेट के पास जैसे ही पहुँचे तो एक ने कहा कि यार अपन झुक भी गए और मुर्गा भी बन गए, लेकिन ये गेट तो अड़ेगा। का पक्का अड़ेगा? कहाँ पक्का अड़ेगा? कि फिर एक उपाय क्या कि अपन लेट जाएं और लेटे हुए है इस गेट को पार कर ले, फिर कहाँ से अड़ेगा? कहाँ ये बात ठीक है? अब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, दो आदमी सड़क पे लेट गए, मगरमच्छ की तरह गेट को पार करने लग गए। तो उधर से पुलिस का एक सिपाही आ रहा था, उसने देखा सालों ने ये पीर रखी है, तो उसने एक दो डंडे की मारी उनके सिर के ऊपर। तो एक दोस्त ने कहा कि यार जब अपन लेट भी गए तो भी साला अड़ ही गया। उनको ये पता नहीं कि पुलिस वाले ने मारे, कि अपन लेट भी गए फिर भी डंडा अड़ ही गया। तो इस तरह के ये जो नशे होते हैं, तो आँखों के लक्षण बताता हूँ। देखो 2 मिनट ये चुटकुला बोल दिया मैंने, इसलिए आपको नहीं करना है ऐसा। रोगी की आंखें अभी खुली और आधी बंद सी होना एक तरह से ओपीएम का लक्षण होता है। और आँखों से और चेहरे की रंगत से दूर से ही पहचाना जा सकता है कि यह अफीम खाने वाला है। आँखों का एक ही जगह जम जाना आँखों के लक्षणों में रोगी को ओपीएम से लाभ होता है। रोगी को अपना मुंह बिल्कुल सूखा हुआ लगता है। रोगी की जीभ पर लकवा मारे जाने के कारण जीभ काली हो जाती है। रोगी को बार बार प्यास लगती है। किसी चीज़ को काकर निगलने में और बोलने में परेशानी होती है। मुंह से खून के साथ झाग का आना जैसे लक्षणों में ओपीएम 200 देने से लाभ मिलता है। आमाशय के लक्षणों में रोगी को पेट के अंदर दर्द होने के साथ ही उल्टी होना और बेहोशी सी छायना, उल्टी के साथ शरीर के अंदर की गंदगी का बाहर निकलना, रुका हुआ हर्निया, बार बार भूख सी लगना लेकिन भोजन करने का मन न करना, इन लक्षणों में ओपीएम 30 या 200 लाभ करती है। पेट के लक्षणों में पेट फूल करके सख्त हो जाना, पेट में दर्द होने के साथ ही मल का बहुत मुश्किल से आना, इसमें भयंकर कब्जी होती है। जैसे पेट के लक्षणों में रोगी को ओपीएम देने से लाभ मिलता है। पेट में कब्ज का बढ़ना, मल क्रिया के लिए जाने की बिल्कुल इच्छा न होना, मल का गोल आकार में काले रंग का आना, गोल गोल मेंगनी काले आकार की, जैसे बकरी की होती है, भेड़ की होती है, इसमें आना। ये नहीं कि सर्पाकार के अंदर टॉयलेट आता है, ऐसा नहीं होता है। एक एक मेंगनी बड़ी मुश्किल से कांगने से निकलती है। मलांत्र में बहुत तेज़ी से दर्द का होना, मल का बहुत तेज़ी से बदबू के साथ आना, इन लक्षणों के आधार पर ओपीएम का प्रयोग होना चाहिए। पेशाब के जो लक्षण है, पेशाब का बहुत देर से कम मात्रा में आना, किसी तरह का डर लगने के कारण पेशाब का रुक सा जाना या अपने आप ही आ जाना, पेशाब की नली का कमज़ोर सा महसूस होना जैसे लक्षणों में रोगी को ओपीएम देने से लाभ मिलता है। ऐसे लक्षणों पर 200 पोटेंसी का ओपीएम
देना चाहिए। बहन बेटियों के किसी तरह का डर लग जाने के कारण मासिक धर्म का रुक जाना, बच्चे को जन्म देने का समय, दर्द रुक जाने के कारण बेहोशी और गर्भवती स्त्री को बेहोशी छा जाना, गर्भवती स्त्री को बहुत ज़्यादा नींद का आना, गर्भाशय में बहुत तेज़ी से प्रसव वेदनाओं के साथ मल का काफ़ी तेज़ी से आना जैसे स्त्री रोगों के लक्षणों में रोगी स्त्री को ओपीएम से लाभ होता है। देखिए, इसके अंदर जब ओपीएम की प्रूविंग की गई मानव स्वस्थ शरीर के ऊपर, तो दोनों तरह के लक्षण प्राप्त हुए। एक तो भेड़ की मैंगनी जैसा काले रंग का दस्त, भयंकर कब्जी, ये लक्षण भी मिला, और कोई कोई रोगी के अंदर ये लक्षण भी मिला कि जैसे डायरिया की तरह पतले दस्त, पतले दस्त, पतले दस्त। तो ओपीएम दोनों काम करती है। अब मिलती नहीं है, नहीं तो बहन बेटियां माताएं अपने घर के अंदर 2-3 मोट के दाने जितना अफीम रखती थी। तो उस वक़्त कहाँ बच्चों के डॉक्टर थे, कहाँ कोई आदमी परदेश कमाता था, बच्चों को उनकी माएँ बड़ा करती थी, और किसी को ज़्यादा दस्त लगते तो जरा सी अफीम की डली शहद के अंदर मिला के मोट बाजरी के दाने जितने बच्चे को खिला देती, तो एक तो वो बार बार दस्त जाना उसका ठीक होता, एक वो नींद के अंदर सो जाता। उनको पता ही नहीं कि भी ये बच्चों को नुकसान करती है, देती रहती, बच्चे बड़े हो जाते थे। अब आजकल कहाँ कोई जानता भी नहीं इन चीज़ों को, और अब करना भी नहीं चाहिए। तो डायरिया अगर इस तरह का हो, अफीम का इतिहास मिले, इस तरह की कमज़ोरी हो, तो ओपीएम 200 देने से डायरिया भी ठीक होगा। सांस के लक्षण में रोगी को नींद आते ही सांस का रुक सा जाना, दोबारा सांस चालू करने के लिए रोगी को ज़ोर ज़ोर से हिलाना पड़ता है। गले में खराशी होना, सोते समय बहुत तेज़ी से खर्राटों का लेना, सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया बहुत दर्दकारक, रुक रुक कर गहरी होना, छाती का गर्म होने के साथ ही दिल के पास जलन सी होना, खांसी होने के साथ सांस लेने में परेशानी होना, चेहरे का नीला पड़ना, खांसी में बलगम के साथ खून का आना आदि लक्षणों में ओपीएम का प्रयोग करना चाहिए। हमें याद है कि हमने शायद ओपीएम का पहले दिया होगा, तो अगर मान लो पहले एक आध दफ़ा दे भी दिया और आज फिर हम ओपीएम का ही दे रहे हैं, तो इसके अंदर कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हर वीडियो एक से नहीं होते हैं। हर वीडियो के अंदर कोई ना कोई चेंजेज एक ही आदमी द्वारा होती है, क्योंकि हमें क्या कहना है ये हमें भी पता नहीं। उस वक़्त हमें क्या कहना था जो कह दिया, आज हमें क्या कहना है जो कह दिया। हम पीछे के पृष्ठों को निकाल के नहीं देखते कि हमने क्या क्या कहा, अब क्या कहना है, ये इतना हमारे को टाइम नहीं। और अच्छा वीडियो 2 बार दे दो, 3 बार दे दो, 4 बार दे दो, तो ये कहीं नियम नहीं है कि आप नहीं दे सकते। जैसे एक गाने को 50 बार सुनाते हैं, 100 बार सुनाते हैं, उसमें अच्छाई होगी जब भी तो सुनेंगे। तो हो सकता है हमने दिया हो। अब मैं इसके नींद के जो लक्षण हैं वो आपको, बहुत तेज़ नींद आती है, ऐसी कि जिसमें रोगी को खुद ही पता नहीं होता कि वह कहाँ सो रहा है। नींद आने के बाद सांस का रुक जाना, नींद में खुली
आँखों के साथ चीखने चिल्लाने लगना। रोगी को बहुत तेज़ी से नींद तो आती है, लेकिन उसको सोने में बहुत परेशानी होती है। नींद आने पर रोगी को जंगली जानवरों के भयानक से सपने दिखाई देने लगते हैं। रोगी को ठंड लगने के साथ ही शरीर में कंपकंपी पैदा हो जाती है, फिर उसका शरीर गर्म होता है, नींद आने लगती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है। शरीर गर्म हो जाने के साथ ही रोगी को प्यास भी लगती है। इन सारे लक्षणों में कोई लक्षण नज़र आता है तो ओपीएम देने से लाभ मिलता है, और ये सारे के सारे लक्षण कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। बुखार के अंदर बुखार आने के लक्षणों में उसकी नाड़ी बहुत धीरे धीरे चलती है, रोगी के पूरे शरीर में फैल जाती है गर्मी, रोगी के पूरे शरीर में गर्म सा पसीना निकलने लगता है। बुखार के साथ ही रोगी जब सांस लेता है तो अजीब अजीब सी आवाज़ें आती है, रोगी को बहुत तेज़ प्यास लगती है और नींद भी आती है। रोगी को हल्का सा बुखार आने के साथ ही गहरी नींद भी आती है। शरीर के बाहरी अंगों में लक्षण, रोगी को पीठ धनुष की तरह टेढ़ी हो जाना, गर्दन की नसों का फूल जाना, वेदनाहीन पक्षाघात, बिना दर्द के लकवा, शरीर के अंगों का फड़कना, अंगों का सुन्न हो जाना, शरीर में झटके लगना, ऐसे कि जैसे संकोचक पेशियों की क्रिया बढ़ गई हो, ज़्यादा रोशनी में बेहोशी सी छा जाना, प्रत्यंगों का ठंडा महसूस होना, जैसे लक्षणों पर रोगी को ओपीएम देना चाहिए। चर्म रोगों के अंदर शरीर पर गर्म सा पसीना निकलने के साथ ही त्वचा का बिल्कुल गीला हो जाना, रोगी को सोते समय कुछ ओढ़ा दिया जाए तो हाथ पैर मारकर उसे हटाता रहता है। शरीर की जनने इंद्रियों को छोड़कर उसके पूरे शरीर पर गर्म सा पसीना निकलता है। इन सारे लक्षणों में कोई लक्षण अगर कोई रोगी में हो तो ओपीएम का प्रयोग करना चाहिए। इसके रोगी की रोग वृद्धि गर्मी से होती है और नींद में होती है और आराम मिलता है। ठंडी चीज़ों से लगातार घूमते रहने से रोग में कमी आती है। तेज़ कॉफ़ी बार बार पीने से ओपीएम के हानिकारक प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। आदमी जिसको लत लग गई है, छोड़ नहीं पा रहे हैं और अफीम का सेवन करते हैं, तो उनको चाय की जगह कॉफ़ी पीनी चाहिए। उससे क्या है कि ये इतनी हानि नहीं कर पाएगी और इसका असर है ये कॉफ़ी कम कर देती है। इसके अधूरे काम को आपने मान लो किसी को ओपीएम दिया है, रोगी पूरा ठीक नहीं हो रहा, अधूरा काम हो गया, उसको पूरा करने के लिए एलुमिना की ज़रूरत पड़ सकती है, बेरिटा कार्ब की ज़रूरत पड़ सकती है, आयोसायमस की ज़रूरत पड़ सकती है, फास्फोरस और प्लम्बम मेटेलिकम की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि प्लम्बम मेटेलिकम में भी 7 दिन तक दस्त नहीं आता, उसमें इतनी घोर कब्जी होती है। एलुमिना के अंदर भी मल के अंदर गांठें एकदम भयंकर कब्जी होती है। तो जब ब्रायनिया से रोगी की कब्जी ठीक नहीं होती तो एलुमिना देते हैं। तो इसके अधूरे काम को अगर मान लो इससे कब्जी आधी ठीक हुई है तो बाकी एलुमिना 200 देने से ठीक हो जाएगा। इसी तरह अगर बूढ़े आदमी हैं तो बेरिटा कार्ब देना चाहिए। कुछ ज़्यादा अंट बकता करता है तो हायोसायमस देना चाहिए। और शरीर से रक्त निकल गया, रोगी दुबला पतला है तो फॉस्फोरस इसके बाद की दवा देनी चाहिए।
और 8-8 दिन तक दस्त नहीं आती है तो प्लबम मेटेलिकम देने से अफीम के सब दोष ठीक हो जाते हैं। इसकी तुलना आप एपिस से कर सकते हैं, बेलाडोना से कर सकते हैं, जेल्सिमियम से कर सकते हैं, नक्स मॉस्केटा से और मॉर्फिनम से कर सकते हैं। मॉर्फिनम भी इसी से ही बनता है। कोडिन से कर सकते हैं और एस्कोलोंजिया से कर सकते हैं। और उन्होंने मात्रा लिखी है रोगी को ओपीएम की 30 पोटेंसी, अधिकतर 200 पोटेंसी इसकी बहुत बढ़िया काम करती है। और ये होम्योपैथिक के अंदर बनने के बाद इसका कोई साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं होगा। नाम इसका ज़रूर ओपीएम है, लेकिन आप अपने मन में कोई ख्याल पैदा नहीं करें, क्योंकि आपको 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी या 3x डाइल्यूशन के अंदर आपको कोई हानि नहीं करेगी, आपको लाभ करेगी। आपका कोई रोग रुका हुआ है, ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक हो जाएगा। बीच बीच में चिकित्सक को ओपीएम 200 की एक खुराक देते रहना चाहिए पुरानी बीमारियों के अंदर। अब आजकल अफीम जो है तो कुछ आयुर्वेदिक फार्मेसियां हैं जिन्होंने सरकार से कोटा ले रखा है, तो औषध के अंदर तो अफीम डलती है। बाज़ार के अंदर जितने एलोपैथिक में ट्रैंक्विलाइज़र आते हैं, मूड एलिवेटर आते हैं, नींद की दवाइयाँ आती है, नशे की दवाइयाँ आती है, चिंता को दूर करने की दवाइयाँ आती है, तो उनसे ये सब काम तो होते हैं, लेकिन वो भयंकर कब्ज पैदा करती है, क्योंकि वो सब दवाइयाँ जो है वो इसी से ही बनती है। इस अफीम से चरस बना लेते हैं, हशीश बना लेते हैं, इसका एक्सट्रैक्ट निकाल के न मालूम क्या क्या वो मॉर्फिनम इंजेक्शन बन जाता है। तो ये एक बहुत ही कुदरत का दिया हुआ तोहफ़ा है, जिससे कितनी ही तरह की दवाइयाँ बन जाती हैं। आयुर्वेद में कुछ दवाइयाँ, कुछ फार्मेसियाँ जो बनाती है, कामिनी विद्रावण रस बनाती है, उसमें अफीम होती है। जाति फलादी वटी बनाती है, उसमें अफीम होती है। तो जहाँ तक हो चिकित्सक को इस तरह की दवाई रोगी को ना दे, क्योंकि ऊपर खुराक तो रोगी खाएगा नहीं और तकलीफ़ हो जाएगी। और बहुत दवाइयाँ हैं वो दें। सेक्स के लिए नशा देना मैं उचित नहीं समझता। कागज़ का घोड़ा ज़्यादा देर नहीं दौड़ता, बहुत जल्दी उड़ जाता है, जैसे कि अब मैं उड़ रहा हूँ। थैंक्स।